यूँ तो हमेशा से ही बिहार की राजनीति सबसे अलग रही है, क्योंकि यहाँ की राजनीति में हर एक दिन कुछ बड़ा घमासान देखने को मिलता है। और तब जब प्रदेश में चुनाव व्याप्त हो, तब भला सियासी घमासान कैसे रुक सकती है। ऐसे ही कुछ अररिया विधानसभा में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि अररिया विधानसभा में बहुत सारी पार्टियां चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं। परंतु अररिया की जनता कौन से प्रत्याशी को चुनने का काम करेगी, ये तो आने वाले समय ही तय करेगी, क्योंकि अररिया में अब बदलाव जरूरी है। अररिया की जनता भी अब समझ चुकी है कि किसके शासन में विकास को महत्व दिया गया और किसके शासन में भ्रष्टाचारी की गई। इन सब के बीच जदयू प्रत्याशी शगुफ्ता आजमी का नाम इन दिनों काफी सुनने को मिल रही है। सूत्रों की माने तो अररिया विधानसभा की जनता अधिक मात्रा में शगुफ्ता आजमी को विधायक के रूप में देखने का मन बना चुकी है। ऐसे में दूसरी पार्टियों के प्रत्याशी में काफी चिंता का विषय बनना लाजमी है। हमारे न्यूज संवाददाता मुजम्मिल यजदान से खास बातचीत में जदयू उम्मीदवार शगुफ्ता आजमी की जुबानी। विरोधी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने रुकावटें की थी बिहार की सीमाओं पर, तो वो आप बिहार के परिवार के लिए उन्होंने रुकावट किया था। विरोधी इसे मुद्दा बना करके हमारे लोगों को गुमराह कर रही है। सिर्फ बात नहीं बनाई, सिर्फ पॉलिटिकल रोटियां नहीं सेकी, उन्होंने काम किया। उन्होंने बिहार में एनआरपी लागू होने से उन्होंने रोक दिया, उन्होंने कैबिनेट में रखकर पास किया। तो ये तमाम चीजों को आपको समझने की आवश्यकता है, आवाम को समझने की आवश्यकता है। जो गुमराह करने वाले लोग हैं, गुमराह करके हमेशा से सत्ता में आकर के ये खास करके हम कहना चाहेंगे 17% बिहार की जो माइनॉरिटीज जो हमारी वोट है, इस वोट पर हमेशा गुमराही का पर्दा इन्होंने चढ़ा करके इनका वोट लिया। लेकिन वक्त हम मौजूद है अररिया जिले में, ये शगुफ्ता आजमी जी का आवास है। इससे बात करेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको इससे पहले बता दें कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है, चाहेंगे कि खुद अपनी परिचय दें हमारे चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई, आपकी तमाम टीम का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और सभी जैसा जानते हैं कि मैं शगुफ्ता आजमी पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हूँ पूरे अररिया जिला की, और अभी मैं जिला पार्षद भी हूँ वर्तमान 18 नंबर क्षेत्र से। मैम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जदयू पार्टी को ही क्यों चुना और पार्टी को क्यों नहीं चुना, इसमें ऐसा क्या खास लगा आपको, इसके बारे में बताएं। देखिए, जदयू पार्टी के जो हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनकी खासियत है, कुछ अलग खासियत है। ये उन नेताओं में से नहीं है जो आपको गुमराह करते हैं, उन नेताओं में से नहीं है जो आपका शोषण करते हैं। आवाम को जो उनका हक और न्याय के साथ विकास उनका नारा है, जो उनके मैनिफेस्टो है, जो पार्टी के हमारे मैनिफेस्टो हैं, आप उस मैनिफेस्टो का अध्ययन करेंगे तो हमें लगेगा कि आपको भी लगेगा या आवाम के जो लोग हैं उन्हें भी लगेगा कि नहीं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एक अच्छी साफ स्वच्छ छवि की पार्टी है। और इनके जो पार्टी की जो सोच है आम आवाम के लिए, यानी बिहार की आवाम के लिए, ये बहुत ही पारदर्शी है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ पे किसी के साथ जो होता है कि जो मतभेद होती है अन्य पार्टियों में जो मतभेद हैं वो नहीं है। तो ये सभी को मिला जुलाकर चलने वाली पार्टी है। सभी सर्व धर्म, सभी जातियों, सभी बिरादरियों के सम्मान करने वाली पार्टी है और उनके विकास पर काम करने वाली पार्टी है। इस कारण से मैंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्य को देखते हुए, उन्होंने जो बिहार के लिए काम किया, उन्होंने जो न्याय के साथ काम करने का जो नारा दिया कि हम न्याय के साथ विकास करेंगे सभी तबकों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए, इन नारों को जब उन्होंने धरातल पर उतारना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक अच्छी पार्टी है, इनकी अच्छी सोच है, इनके नेता बहुत अच्छे हैं। तब से मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी का यानी जेडीयू पार्टी का मैंने दामन थामा। तो सोशल मीडिया पे कमेंट पढ़ा मैंने, तो उसमें ये लिखा गया कि अभी अभी पार्टी ज्वाइन की है तो उसको टिकट मिल गया, जो लोग पहले से हैं उन्हें टिकट नहीं दिया गया। देखिए, मैं 2011 के बाद लगातार मैं पार्टी से जुड़ी हूँ।
और मेरा कोई नया पार्टी के साथ रिश्ता नहीं है। पार्टी में मैं बहुत पहले से जुड़ी हूँ। मेरा 10-11 वर्षों का संबंध है पार्टी के साथ। और ये अगर कोई कह रहे हैं तो शायद उन्हें नहीं पता है कि मैं जदयू में कब गई। उन्हें ये पता ही नहीं है कि मैं इस पार्टी के लिए कब से काम कर रही हूँ। तो उन्हें उनकी अनभिज्ञता है जो मुझ पर ये कह रहे हैं कि मैं नई हूँ पार्टी में। मैं नई बिल्कुल नहीं हूँ। मैं बहुत पुरानी कार्यकर्ता के रूप में मैं गई पार्टी में। मुझे स्थान मिला। मुझे जो पार्टी के द्वारा मुझे दायित्व देना चाहिए था प्रकोष्ठ के माध्यम से, संगठन के माध्यम से मुझे मिला। मैं लगातार संगठन और प्रकोष्ठ में काम करती रही और मैंने डिमांड किया। पब्लिक का मुझे समर्थन मैंने देखा कि पब्लिक जो है काम के प्रति सजग है, नीतीश जी के काम से काफी प्रभावित है। लोगों ने अपनी डिमांड की कि आप जो है हमारे क्षेत्र से माननीय मुख्यमंत्री जी को आप कहिए कि वो आपको टिकट दें और हम लोग जिताकर भेजेंगे। तो फिर मैंने पार्टी में दावेदारी की। आवाम की आवाज पर मैंने पार्टी में दावेदारी की और मेरा पार्टी के साथ बहुत पुराना रिश्ता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि शगुफ्ता आज़म जी बिरादरीवाद राजनीति करती है, अपनी बिरादरी पर ज्यादा ध्यान देती है और बिरादरियों पर कम ध्यान देती है। ये सरासर गलत मुझ पर आरोप है। चूंकि मैंने यानी हमारे परिवार ने अभी हमारे जो पूर्वज जो हमारे फादर इन लॉ की राजनीति थी, जो विचारधारा था, आपको मैं ये पहले बता देना चाहती हूँ कि अगर बिरादरी धर्म जात की बात अगर कोई मुझ पर आरोप लगाते हैं तो बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्योंकि मैंने जात धर्म बिरादरी के नाम पर कभी राजनीति किया ही नहीं। अगर किया होता तो फिर सिक्टी जैसे क्षेत्रों से जहाँ हमारी बिरादरी की एक लिमिट सीमा है, हमारी बिरादरी समझिए वहाँ एकदम 0% है और वैसे प्रतिशत से मैं जीत कर आती हूँ जहाँ हमें सभी धर्म और सभी जाति और सभी बिरादरी का हमें प्यार और स्नेह मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम ऐसा करने वाले होते या ऐसी हमारी मानसिकता होती तो हम उसी क्षेत्र का चयन करते जहाँ हमारी बिरादरी है। और रहा सवाल राजनीति का, तो लंबे वर्षों का हमारे परिवार का इतिहास रहा है राजनीति में। आप जानते हैं हमारे फादर इन लॉ 1962 से राजनीति में प्रवेश किए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जब वो आए अपनी डिग्री प्राप्त करके, उसके बाद उन्होंने अररिया के आम आवाम के बीच उन्होंने अपना उनके लाड और प्यार ने उन्हें राजनीति क्षेत्र में उतारा और वो तब से राजनीति कर रहे हैं। 1962 से लेकर आज तक मेरे परिवार के सदस्य या मेरे परिवार या मैं जब बहू बनकर यहाँ आई तो मुझे भी ये अवसर प्राप्त हुआ। लोगों ने मुझे भी प्यार और स्नेह और आशीर्वाद दिया, मुझे भी काम करने का मौका दिया। तो ये बरादरीवाद की कोई बात नहीं है। हमें बरादरीवाद पर और धर्मवाद पर राजनीति नहीं करनी है। ये कुछ लोग हैं, कुछ तबके हैं जो अपनी ओछी मानसिकता से समाज का वातावरण गंदा करने का काम कर रहे हैं। क्योंकि उन्हें इस तरह की अफवाहें फैला करके हमें हमारे भाईचारा में हमें भाई से भाई को अलग करने वाली बात, हमारे जो माहौल को खराब करने वाली बात, जहां डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, आज बिरादरी के नाम पर लोग डेवलपमेंट की बातों को दबा रहे हैं। बात होनी चाहिए कि अररिया में डेवलपमेंट कितना हुआ, शिक्षा में कितनी हुई, स्वास्थ्य में कितनी हुई, कम्युनिकेशन के रूप में कितनी हुई, ये सारी बातें होनी चाहिए। ये खामखा की बातें हैं और मैं इन बातों पर कोई ध्यान नहीं देती क्योंकि मेरी कोई इस तरह की मंशा नहीं, मेरी कोई इस तरह की मानसिकता ही नहीं है। मैं तो यहाँ बहू हूँ और सबकी बहू हूँ, सभी जाति धर्म बिरादरी की मैं बहू हूँ और मैं पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ी हूँ कि यहाँ मेरा सम्मान अररिया विधानसभा की जनता तमाम लोग मिल करके मुझे जिताने का काम करेंगे और अपने बीच काम करने का मुझे अवसर देंगे। मैम एक सवाल और भी है कि जैसे कांग्रेस से आबिदुर रहमान जो पहले वर्तमान विधायक रह चुके हैं, आप जदयू से आप हैं, तो लोगों के बीच कहीं पर चर्चा होती है, तो आप अररिया की जनता, अररिया विधानसभा की जनता को क्या विश्वास दिलाएंगे कि वो आपको वोट कर सकते हैं? देखिए, कांग्रेस और अन्य बहुत सारी पार्टियां अभी मैदान में हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी है कांग्रेस वर्सेस जेडीयू, ऐसा नहीं है। बहुत सारी पार्टियां आएंगी, बहुत सारे उम्मीदवार आएंगे।
लेकिन हमारे जो अपने एजेंडे हमारे क्षेत्र के लिए, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। मैं यहाँ आई हूँ कुछ अपने रीजन लेकर के, और लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि मैं काम करने आई हूँ। हमारी जो विजन है, सबसे पहले तो मैं बाढ़ के निदान के लिए भरपूर इनका हमारी प्रयास रहेगी कि यहाँ अररिया विधानसभा में बाढ़ से निराकरण हो, ताकि यहाँ के जो लोग हर साल प्रभावित होते हैं उनको राहत मिल सके। दूसरी की एजुकेशन ऑफ क्वालिटी, जो हमारी सरकार के भी एजेंडे में है और हमारे खास एजेंडे में भी, हमारे अररिया विधानसभा के एजेंडे में भी मैंने अपने शामिल किया है, जो है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, उनके बच्चों की पोशाक और किताबों पर काम किया, उन्होंने जो मुआवजे हैं उन पर काम किए, जो बच्चों का प्रोत्साहन राशि है उस पर काम किया, साइकिल योजना पर काम किया, मिड डे मील पर काम किया, बहुत सारी जो शिक्षकों की कमी थी उनकी भरपाई पर काम किया। ये तमाम कामें समझिए कि बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र में किए जा चुके हैं, लेकिन एजुकेशन ऑफ क्वालिटी इसकी आवश्यकता है। हमारे यहाँ एजुकेशन क्वालिटी पर भी आगे का हमारा विचार चल रहा है, इस पर हमारी भरपूर प्रयास रहेगी कि हमारी सरकारी व्यवस्थाएं, जो सरकारी स्कूल हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल की हो, मिडिल लेवल की हो, हाई लेवल की हो या +2 लेवल की, ये तमाम जगह ऐसी क्वालिटी आए जिससे हमारे बच्चों को प्राइवेट में जाकर के उनके माता और पिता पर आर्थिक बोझ न बने। तो इसके लिए हमारी पूरी प्रयास रहेगी। क्वालिटी के कारण लोग प्राइवेट की तरफ भागते हैं, तो इस तरफ ना जाएं, बल्कि सरकारी व्यवस्था में ही पढ़ करके हमारे बच्चे हमारे राज्यों का नाम ऊपर कर सके, हमारे बच्चों को यही साधन मिल जाए तो फिर वो प्राइवेट के लिए वो मुड़ेंगे नहीं, क्योंकि प्राइवेट में उनका शोषण होता है, उनके आर्थिक शोषण, और वो उस वजह कर जो किसान के बच्चे, आप जानते हैं कि किसान कितनी मुशक्कत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, उनकी सारी उपज बच्चों की पढ़ाई पर लग जाती है, इसलिए जो है उनकी कमर टूट जाती है और आर्थिक रूप से इनकी मजबूरी हो जाती है कि ये बहुत कमजोर हो जाते हैं आर्थिक। तो हमारी एजुकेशन ऑफ क्वालिटी पर भी जोर है। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात मैं आपको बता दूं कि हमारी खास तवज्जो महिलाओं के डेवलपमेंट और विकास पर है। महिलाओं से संबंधित जो योजनाएं चल रही हैं वो चलेंगी, सरकार के एजेंडे में जो चलेंगे, उसके साथ साथ महिलाओं को सशक्त करने के लिए, और खास करके हमारी बिहार की महिलाओं के साथ हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की महिलाएं हैं, मैं उनके लिए, जो कि महिलाओं को डिफरेंट टाइप से प्रताड़ना झेलना पड़ता है, पारिवारिक घरेलू हिंसा का शिकार हो रही है, सामाजिक हिंसा की शिकार हो रही है, मानसिक उत्पीड़न की शिकार हो रही है, यौन शोषण की शिकार हो रही है। तो हमारी सदन से लेकर सड़क तक इनके हक और हुकूक के लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी, और इनका अपना जो सामाजिक हक है, राजनीतिक हक है, इनके जो अपने जो पारिवारिक हक हैं, हम उसके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। इसलिए ये खास तौर पर बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज ये महिला, चूंकि एक महिला को 49 में दिया गया है, 49 विधानसभा में दिया गया है, महिलाओं का सीट हुआ है, ये सिर्फ हमारी जीत नहीं होगी बल्कि तमाम अररिया विधानसभा सदर की महिलाओं की जीत होगी, बिहार की महिलाओं की जीत होगी। इसलिए हमारा पूरी तरह से यहाँ की महिलाओं और युवा वर्ग पर हमारा पूरा ध्यान रहेगा कि हम उनके उत्थान के लिए बेहतर से बेहतर काम करके इन्हें अपना विश्वास हासिल कर सकें। मैम, अभी आपने बताया कि जैसे हमारा सीमांचल क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, महानंदा बेसिन जो है, ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी पास है, जो सैंक्शन है, इसमें राशियां भी हैं, लेकिन कुछ अड़चने हैं, चूंकि इंक्रोचमेंट की वजह कर कुछ अड़चने हैं, इंक्रोचमेंट है, अड़चने हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रखंड और पंचायत और गांव शामिल हैं, जिस वजह कर इसमें कुछ अड़चने, टेक्निकल अड़चने हैं। हमें लगता है कि सरकार इस पर गंभीरता पूर्वक इस पर अपना कार्य करेंगी, और महानंदा बेसिन पर जो काम चल रहा है उसको गति देते हुए इस पर टेक्निकल जो फॉल्ट आ रहे हैं उसे दूर करते महानंदा बेसिन पर जरूर काम करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से आप अररिया की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? अररिया की जनता में एक चीज है कि यहाँ जो है विपक्षों ने पूर्व से ही काफी गुमराह करने का काम किया है यहाँ के लोगों को।
यहाँ के लोगों को वोट जो यहाँ के लोगों से लिया जाता है वो जाति धर्म बरादरी के नाम पर उन्माद फैला करके लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं इन चीजों को समाप्त करूंगी और अररिया की आवाम मुझ पर ये विश्वास करे कि मैं इन तमाम चीजों से अलग हट करके अररिया को एक नया आयाम दूंगी, एक नई पहचान दूंगी। अररिया के विकास को एक अररिया विधानसभा को एक मॉडल क्षेत्र के रूप में, विधानसभा में एक मॉडल क्षेत्र के रूप में मैं प्रस्तुत करूंगी। ये मेरे अपने विजन है। यहाँ सरकारी व्यवस्थाओं में अस्पताल से लेकर करके, शिक्षा से लेकर करके, कम्युनिकेशन से लेकर के, ये तमाम चीजों को मैं सुदृढ़ कर करके अपने क्षेत्र को इतना अच्छा संवारने का काम करूंगी कि ये हमारा विकास के मॉडल में आए, इसकी एक उदाहरण बने कि अररिया विधानसभा में इन तमाम चीजों की यहाँ जनता को सुविधाएं उपलब्ध हैं जो सरकारी स्तर पर घोषणाएं होती हैं। ये हमारी प्रयास रहेगी। और दूसरी बात, अमन शांति और सौहार्द, इसको लेकर करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। और मैं ये बता दूं कि अमन शांति और सौहार्द ये हमारा एजेंडा है और ये हमारी सरकार ने अब तक जो काम किया है अमन शांति और सौहार्द पर ही काम किया। उन्होंने सौहार्द के मामले पर कभी भी उन्होंने किसी से समझौता नहीं किया। ये अपनी जगह सही है। उन्होंने मुसलमानों के लिए जितना काम किया है, मुसलमानों की जितनी योजनाएं चलाई हैं, क्या किसी सरकार ने इतनी योजनाएं मुसलमानों के लिए चलाई? उनके हित में बातें इतनी हुई, क्या उनके लिए किसी ने सोचा? उन्होंने कभी सोचा था कि हमारी जनता को ये पता होना चाहिए कि कभी सोचा था कि मदरसा के जो टीचर्स हैं उनको सामान्य वेतन दिया जाएगा, 7वां वेतनमान दिया जाएगा? ये कभी सोचा था कि मदरसे में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आएगी? उन्होंने कभी सोचा था कि मदरसों में कंप्यूटर शिक्षा दी जाएगी? उन्होंने कभी सोचा था कि मदरसों में साइंस की भी पढ़ाइयां कराई जाएंगी? तो ये तमाम चीजें हमारी सरकार ने मुसलमानों के विकास के लिए, चूंकि आप एजुकेशन के क्षेत्र में आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर आपका विकास होगा। हमारी जो पीढ़ियां हैं वो आगे बढ़ेंगी, एजुकेशन के रास्ते से बढ़ेंगी। तो ये तमाम चीजें नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार जी ने तलाकशुदा जो महिलाएं हैं वो उनके लिए उन्होंने वजीफा चलाया। वजीफा योजना के माध्यम से उन्होंने उनको आर्थिक उत्थान उनका किया। हमारे जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं मदरसा, आपने कभी सोचा था कि मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपके वस्तानिया और फौकानिया के सर्टिफिकेट, चूंकि पहले की सिर्फ यही हमारी सोच हुआ करती थी कि हमारी बच्चियों की शादी में ये सर्टिफिकेट काम आएंगे, तो ये कभी हमने सोचा था कि वास्तानिया और फौकानिया के सर्टिफिकेट पर हमारे बच्चे नौकरियों में जाएंगे, जॉब में जाएंगे? जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में उन्होंने सभी इन तमाम सर्टिफिकेट को मान्यता देकर के आपको रोजगार से जोड़ने का काम किया। तालीमी मरकज की बहाली की उन्होंने, तालीमी मरकज के माध्यम से आपके बच्चों और आपके परिवार का उत्थान किया। ये तमाम चीजें, उर्दू टीचर की बहाली की और कई बहालियां करनी बाकी है। उर्दू टीचर्स के अभी बहुत सारे वैकेंसीज है जिस पर बहालियां बाकी है। ये तमाम चीजें हमारी ही सरकार काम की है और करेगी। इसलिए मैं आम आवाम से ये अपील करती हूँ कि आप किसी भी उन्माद में या किसी भी प्रकार के विवाद में आपको जो बहलाया जा रहा है, फुसलाया जा रहा है, जो बहकाया जा रहा है, अपने बहकावे में आकर के अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। आप उनका दुरुपयोग ना करें कि कल को आपको फिर पछतावा हो। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने कीमती वोट 7 तारीख को तीर छाप के निशान पर दें ताकि पुनः मुख्यमंत्री आए और आवाम की आवाज बन सके और बिहार की आवाम के लिए सौहार्द, शांति और अमन, चैन, सुकून के साथ जिस तरह 15 वर्षों का बिहार आगे बढ़ता रहा है उसी तरह निश्चित रूप से आपके सहयोग और आपके कॉपरेशन से पुनः एक बार बिहार आगे बढ़ने के लिए तैयार रहे। इसमें आपकी बड़ी भूमिका है, आम जनता की बहुत भूमिका है। आज वक्त ये नहीं है सोचने का या अब ये सारी चीजें से ऊपर उठ करके सोचना होगा। हमें तमाम चीजों से ऊपर उठ करके केवल ये समीक्षा करनी होगी, एनालिसिस करनी होगी। विपक्ष बहुत तरह की बातें कर रही है। लॉकडाउन जैसी परिस्थितियों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी के खातों में 1,000 रुपया दे दिया ताकि किसी की भूखमरी ना हो, घर आने वाले लोगों को परेशानियां ना हो। ये और विरोधी कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। अगर उन्होंने रुकावटें की थी
बिहार की सीमाओं पर, तो वो आप बिहार के परिवार के लिए उन्होंने रुकावट किया था। क्योंकि जो हमारे प्रवासी मजदूर बाहर से आ रहे थे, जिस राज्यों में बहुत ज्यादा हमारा जो कोरोना का जो बढ़ा हुआ था, जो प्रकोप बढ़ा हुआ था, उस राज्यों से इन्फेक्शन अगर हमारे राज्यों में आते तो उससे संक्रमण फैल सकता था। यहाँ के बच्चे, बूढ़े और बीमार काफी बड़े पैमाने पर प्रभावित हो। तो ये तमाम आपदाओं से समझिए कि रोकने के लिए उन्होंने ये कदम उठाए थे। तो बिहार परिवार के लिए अगर माननीय मुख्यमंत्री ने कोई कदम उठाया तो विरोधी इसे मुद्दा बना करके हमारे लोगों को गुमराह कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे तमाम प्रवासी मजदूर जिस स्टेट में काम कर रहे थे, तमाम स्टेट के मुख्यमंत्रियों से कोऑर्डिनेट करके उन्हें राहत पहुंचवाने का काम किया। उन्हें खाना और उनके स्वास्थ्य की दिशा में उन्होंने माकूल काम किया कि ताकि जो है हमारे जो मजदूर हैं, हमारे जो बिहार के प्रवासी भाई जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं, किसी प्रकार की वो मुसीबत का सामना न करें। इसके लिए उन्होंने हर राज्यों के, महाराष्ट्र से लेकर करके दिल्ली सरकार से लेकर तमाम राज्यों से उन्होंने कोऑर्डिनेट करके उन्हें सुविधा उपलब्ध कराई। तो ये तमाम काम ये कर रहे थे और विरोधी बोलते कोई काम नहीं कर रहे। एनआरसी का मुद्दा ले लीजिए। एनआरसी के मुद्दा में माननीय मुख्यमंत्री ने ठोस पहल की, सिर्फ बात नहीं बनाई, सिर्फ पॉलिटिकल रोटियां नहीं सेकी, उन्होंने काम किया। उन्होंने बिहार में एनआरपी लागू होने से उन्होंने रोक दिया, उन्होंने कैबिनेट में रखकर पास किया। तो ये तमाम चीजों को आपको समझने की आवश्यकता है, आवाम को समझने की आवश्यकता है। जो गुमराह करने वाले लोग हैं, गुमराह करके हमेशा से सत्ता में आकर के ये खास करके हम कहना चाहेंगे कि जो 17% बिहार की जो माइनॉरिटीज जो हमारी वोट है, इस वोट पर हमेशा गुमराही का पर्दा इन्होंने चढ़ा करके इनका वोट लिया, लेकिन इनकी कल्याण और इनकी विकास की बातें कभी नहीं हुई। आज भी आप भागीदारी में देख ले, अगर आप राजनीति भागीदारी की हिस्सेदारी में आप देख ले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 मुसलमानों को हक दिया और उन्होंने आपके बीच का प्रतिनिधि भेजा। अगर उनकी नीयत अच्छी नहीं होती, अगर उनका आपके प्रति अगर वो संवेदनशील नहीं होते, तो क्या आपके प्रतिनिधियों को इतनी जगह मिलती? अन्य पार्टियों की आप एनालिसिस करें, अन्य पार्टियों की आप समीक्षा करें। आज शिक्षा के क्षेत्र में लोग आगे बढ़ चुके हैं। अब जाति, पात, धर्म, बरादरी सब कुछ छोड़ करके आज सोशल मीडिया का दौर है। आप देखें कि कौन काम कर रहे हैं और कौन नहीं। गुमराह करने वाले लोगों से बचें, अफवाहों से बचें और अपना वोट, अपना कीमती वोट जो 5 सालों के लिए जो आप अपना कीमती वोट देते हैं, इसको बहुत सोच और समझ कर दे, ताकि अररिया विधानसभा की आवाम के हित में उनके लिए जो काम करना चाहते हैं, उनकी आवाज जो बनना चाहते हैं, उस हाउस में जो आपके लिए चीख कर आपके अधिकार की बात करें, आप उनके साथ खड़े हो, ना कि पूर्व की व्यवस्था में आप खड़े हो। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूंगी, अब तमाम अररिया विधानसभा की आवाम से मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। आपने मुझे यहाँ लाया है, अपनी मोहब्बत, अपने प्यार, अपने आशीर्वाद दिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमेशा से आप हमारे साथ खड़े रहे और इस बार भी आप हमारे साथ खड़े रहेंगे। और भरपूर यकीन है मुझे कि मैं यहाँ से जीत कर जाऊंगी और मुझे यहाँ खिदमत करने का इस सरजमीन पर मौका मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका और आपके चैनल